50 मिनट की बन सकती है। ठीक है। नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो ऑनगोइंग टॉपिक है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, रासायनिक बलगतिकी के बारे में, और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें हमने रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी में जो अभिक्रिया का वेग है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके अलावा उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और इसके अतिरिक्त हमने बात की थी कि अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से आती है और अभिक्रिया की अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया की कोटि के मात्रक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, और उन मात्रकों के आधार पर अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को किस प्रकार से पता लगाया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता क्या है, इन दोनों में पारस्परिक अंतर क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अंतर है, जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहां पर अब स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के गणितीय लक्षणों के बारे में। हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के गणितीय लक्षणों के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के गणितीय लक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के गणितीय लक्षण मतलब हम यहां पर जो हमारी प्रथम कोटि जो शून्य कोटि अभिक्रिया है, उस शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसकी अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल वेग समीकरण, उसके अलावा उसकी समाकलित वेग समीकरण, उसकी अवकलित वेग समीकरण, इसके अलावा उसकी इंटीग्रेटेड जो उसकी समाकलित वेग समीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उसकी अर्ध आयु के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? उसकी अर्ध आयु के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उसके उदाहरणों के बारे में कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं यहाँ पर है। तो सबसे पहले इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के बाद हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, और उसमें भी ये सब कुछ आएगा। उसकी अवकलित वेग समीकरण, इसके अलावा उसकी समाकलित वेग समीकरण, उसकी अर्ध आयु, उसके उदाहरण, और यहाँ पर एक और स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं अंतराल समीकरण। अंतराल समीकरण, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसमें आपको कोई खास घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, उनके लिए बिल्कुल इजी पड़ता है। लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समझ में ही नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ छोटी बहुत टर्म यूज की जाती हैं, इंटीग्रेशन यूज किया जाता है, डिफरेंशियल यूज किया जाता है, मतलब समाकलन अवकलन यूज किया जाता है, तो उसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको ध्यान से देखें, और यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें कराने की बजाय इनको मैं यहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको सरल से सरल तरीके से, आसान से आसान तरीके से समझ में आए और आप इसको बड़े ध्यान से कर सकें। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। देखिए, किसी भी सरल रासायनिक अभिक्रिया जो है
उसमें दो प्रकार के गणितीय रूपों का उपयोग किया जाएगा। एक रूप होता है उसका अवकलित रूप, और जो दूसरा रूप होता है वो कहलाता है समाकलित रूप। एक रूप होता है अवकलित, दूसरा रूप कहलाता है समाकलित। तो सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए, चाहे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, या वो छद्म कोटि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो, उन सभी के लिए हम अवकलित और समाकलित वेग समीकरणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। सबसे पहले हम किसके लिए बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो किसके लिए बात कर रहे हैं? अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण और किसकी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, शून्य कोटि अभिक्रिया की। देखिए, सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है जिसका वेग उसके क्रिया कारक की सांद्रता के जीरो पावर मतलब शून्य घातांक पर निर्भर करता है। यहां पर हमारे पास एक सामान्य अभिक्रिया है। ए से किसका फॉर्मेशन हो गया? ए से फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट का। ए से किसका निर्माण हो गया? प्रोडक्ट का। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर अपने वेग की गणना करें तो वेग किस पर निर्भर करेगा? इस पर, सांद्रता पर। तो इसका वेग कैसे आ जाएगा? वेग समानुपाती होगा ए की पावर जीरो। ये सांद्रता है, ए यहां पर क्या है? अभिकारक। ये देखिए हमने यहां पर लिखा ए की पावर जीरो। अब देखिए, जब हम क्रिया कारक के संदर्भ में लिखते हैं, ध्यान से देखिए इस चीज को, जब हम क्रिया कारक के संदर्भ में लिखते हैं तो वेग समीकरण में क्या आता है? माइनस। और जब हम उत्पाद के संदर्भ में लिखते हैं तब वेग समीकरण में क्या आता है? प्लस। तो यहां पर हम क्रिया कारक के संदर्भ में लिख रहे हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अथवा माइनस DA अपॉन DT, अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर किसके हो जाएगा? वेग की जगह पर क्या लिखा? माइनस DA अपॉन DT, अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर किसके हो जाएगा? K नॉट A की पावर जीरो। K नॉट A की पावर जीरो। K नॉट यहां पर क्या है? K नॉट है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। K नॉट यहां पर क्या है? K नॉट है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान किसके बराबर होता है? एक के। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? इसका मान एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस DA अपॉन DT, माइनस DA कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन DT इक्वल टू K नॉट। तो यहां पर हम इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। माइनस DA अपॉन DT किसके लिए है? अभिकारकों के संदर्भ में। लेकिन जब मैं अभिकारक या उत्पाद किसी को ना लेकर अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करता हूं तब मेरे पास एक सामान्य चीज आती है dx अपॉन dt, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। dx अपॉन dt क्या होता है? dx अपॉन dt होता है किसी भी अभिक्रिया का अति सूक्ष्म समय में, किसी भी अभिक्रिया का किसी क्षण पर या किसी सूक्ष्म जो समय है उसमें औसत वेग। dx अपॉन dt क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया? dx अपॉन dt रख दिया। तो यहां पर हमें माइनस प्लस लगाने की कोई जरूरत है नहीं, बराबर क्या होगा? k नॉट के। एक बार वापस देख लीजिए, ए से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब अभिक्रिया जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में एक चीज होती है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग उस क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घातांक के बराबर, शून्य घातांक पर निर्भर करता है या उसके समानुपाती होता है, जैसे हमने यहां पर किया है। ए से एक प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, वेग किसके समानुपाती है? ए नॉट के। तो वेग यहां पर किसके बराबर आ जाएगा? क्रिया कारक के संदर्भ में जब हम वेग लिखते हैं तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इज इक्वल टू k नॉट a नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू k नॉट a की पावर जीरो। k नॉट यहां पर क्या है? समानुपाती स्थिरांक को हटाया तो यहां पर एक
या इस समानुपाती के साइन को हटाया तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसको K0 लिखा जाता है, K0 लिखा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K1 लिखा जाता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K2 लिखा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो आती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस dA/dt इक्वल टू, अब A0 किसी की अगर सांद्रता 1, किसी की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो K0 × 1 बराबर के। अब यहाँ पर dx/dt क्या है? dx/dt है किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का औसत वेग dx/dt से लिखा जाता है। तो इस अभिक्रिया का औसत वेग dx/dt किसके बराबर हो गया? केवल समानुपाती स्थिरांक के बराबर हो गया। इसको कहा जाता है, इस जो समीकरण है इस समीकरण को कहा जाता है अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अवकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब देखिए, अब इससे क्या चीज सिद्ध होती है? यहां पर कहीं भी इस अभिक्रिया में, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इस अभिक्रिया में जो कि ये है dx/dt, इस समीकरण में केवल K0 है। कहीं पर भी सांद्रता की टर्म नहीं है, कहीं पर भी सांद्रता नहीं है, और वो भी किसकी? अभिकारक की। कहीं पर भी अभिकारक की सांद्रता नहीं है। ये किसकी टर्म है? ये तो है वेग की। ये तो किसको बता रहा है? वेग। और ये किसको बता रहा है? स्थिरांक, एक कांस्टेंट को बता रहा है। लेकिन यहां पर कहीं भी कोई सांद्रता की टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवकलित वेग समीकरण यह दर्शाती है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया में देख लें अपने, किसी भी अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण क्या दर्शाती है? अवकलित वेग समीकरण क्या दर्शाएगी? अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण दर्शाती है क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता तथा क्रिया कारक की सांद्रता तथा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग में संबंध। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया के लिए जो उसकी अवकलित वेग समीकरण होती है, चाहे वो शून्य कोटि की हो, चाहे वो प्रथम कोटि की हो, चाहे वो द्वितीय कोटि की हो, चाहे वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे वो तृतीय कोटि की हो, उनके लिए जो अवकलित वेग समीकरण होती है, अवकलित वेग समीकरण अभिक्रिया के वेग का, ये अभिक्रिया का वेग है और उसके क्रियाकारक की सांद्रता के साथ क्या संबंध है उसको दर्शाती है। लेकिन यहां पर देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया में देखिए ध्यान से, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं। यहां पर केवल K0 है और K0 एक स्थिरांक होता है, कोई भी अभिकारक की सांद्रता यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon the concentration of reactant, मतलब जो इस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, वो किसी भी तरीके से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं। इसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसकी अवकलित वेग समीकरण होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी समाकलित वेग समीकरण में। देखिए, हमारे पास में ये समीकरण थी, यहां पर समीकरण 9 जो लिखा हुआ है वो समीकरण इस प्रकार से थी, समीकरण इस प्रकार से थी, dx/dt, dx/dt समीकरण थी dx/dt इज इक्वल टू K0, और ये समीकरण कौन सी थी? 9 नंबर। अब इसी समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर इसी समीकरण के बारे में बात करें तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, dx का dx इज इक्वल टू K0 dt, dx का dx इज इक्वल टू K0 dt। अब इसका हम क्या करेंगे? इसका करेंगे समाकलन, इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, समाकलन। अब समाकलन करने से एक तो d हटेगा और इसके अलावा यहां पर क्या आएगा? समाकलन स्थिरांक आएगा। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? इस समीकरण का देखिए समाकलन क्या होगा? इस समीकरण का समाकलन होने पर यह समीकरण बन जाएगी dx का x बराबर K0 t प्लस c यहां पर क्या है? c यहां पर है समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक इंटीग्रेशन समाकलन स्थिरांक बराबर यहां पर क्या है? c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमने क्या किया?
dx अपॉन dt बराबर k नॉट के, उसके बाद dx इक्वल टू k नॉट dt, x बराबर k नॉट t प्लस c। इसको आगे हम देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए आगे, इसको मैं एक बार इधर ले आता हूं जिससे कि आपको आसानी से दिख जाएगी यहाँ पर, और मैं जो हम पीछे हम करके हैं उसको यहाँ पर वापस लिख दूंगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने अभी तक क्या किया था। हाँ जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसकी अवकलित वेग समीकरण क्या होती है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k नॉट। ये क्या है, ये है शून्य कोटि अभिक्रिया की, शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, अब इसका आगे हम समाकलन करेंगे। इस समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, समीकरण 1 को कैसे लिखा जाएगा, dx इज इक्वल टू k नॉट dt। समाकलन करने पर इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर dx का समाकलन x, k नॉट का k नॉट, dt का t प्लस क्या आ जाएगा c, और c यहाँ पर क्या है, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद देखिए जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है, मतलब t बराबर 0 पर, अभिक्रिया प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर, जब t बराबर 0 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, x की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि उत्पाद बना ही नहीं वहां पर, किसी भी प्रकार का उत्पाद x कुछ बना ही नहीं है, dx अपॉन dt x यहाँ पर उत्पाद है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो ये समीकरण जो है, ये समीकरण, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो उस c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बनेगा, देखिए x क्या है 0, c बराबर 0 है, x बराबर k नॉट t प्लस 0, तो x बराबर किसके आ जाएगा, k नॉट t के। ये है इसकी समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, अब देखिए अवकलित वेग समीकरण तो क्या दर्शाती है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण जो ये है, अवकलित वेग समीकरण कौन सी है, अवकलित वेग समीकरण ये है, ये किसमें संबंध दर्शाती है, ये संबंध दर्शाती है किसी भी अभिक्रिया के जो वेग है और उसके क्रिया कारकों की सांद्रता है उसमें संबंध दर्शाती है। किसमें संबंध दर्शाएगी, वेग तथा क्रिया कारक की सांद्रता में संबंध दर्शाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण में, तो यहां पर क्या है, dx अपॉन dt, x यहां पर क्या है, x तो यहां पर सांद्रता है, ठीक है, और t यहां पर क्या है, समय है। तो इसका मतलब ये किसमें दर्शाएगी, ये दर्शाएगी अभिकारक की सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन कैसे होगा। अब मैं अगर यहां पर जो k नॉट है इसको यहां से हटा दूं तो क्या बन जाएगा, x समानुपाती t। तो इसका मतलब समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है और अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है। क्योंकि इस समीकरण में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता a का कोई पद नहीं है, अब यहां पर कोई ये नहीं, a क्या था, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो इसका मतलब ये हो गया कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रियाएं क्रियाकारक की प्राथमिक सांद्रता से या प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, ये होगी यहां पर बात। तो 2 चीजें हमने यहां पर देखी, सबसे पहले अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण ये है, उसके बाद हमने देखी समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण ये है, और उसके बाद में हमने ये देखा कि कौन सी समीकरण किसका संबंध किस प्रकार से बताती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं आगे इसी अभिक्रिया में हम बात करेंगे इस अभिक्रिया के लक्षणों के बारे में। इस अभिक्रिया के लक्षणों के बारे में सबसे पहली बात, इस अभिक्रिया के लक्षणों के बारे में जब हम बात करें
हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। और इसका पहला लक्षण देखिए क्या होगा। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। K नॉट बराबर x/T। देखिए हमारे पास एक समीकरण थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां पर लिखी है, और वो समीकरण क्या थी? वो समीकरण थी x बराबर K नॉट T। ये समीकरण थी, ठीक है। अगर मैं इस t को इस तरफ लेकर जाता हूं तो K नॉट बराबर क्या हो जाएगा? अथवा इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं K नॉट बराबर x/T, ठीक है। K नॉट बराबर x/T। अब K नॉट यहां पर क्या है? K नॉट शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एक स्थिरांक है। x यहां पर क्या है? x यहां पर है सांद्रता। तो x यहां पर क्या है? x यहां पर है सांद्रता और t यहां पर क्या है? समय। तो अब हम इसका अगर समाकलन जब हम इसका बनाएंगे, जो मात्रक है वो किस प्रकार से बनाएंगे? मात्रक देखिए, तो मात्रक किस प्रकार से बन जाएगा? इकाई किस प्रकार से बन जाएगी? सांद्रता के लिए क्या यूज किया जाता है? मोल प्रति लीटर। और समय के लिए क्या यूज किया जाता है? सेकंड, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा? देखिए मोल प्रति लीटर और सेकंड, मतलब इन दोनों की सांद्रता, तो कैसे इकाई इसकी क्या आ जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इससे हम किसकी ज्ञात कर सकते हैं? हम ज्ञात कर सकते हैं इससे इसकी इकाइयां, इसका मात्रक, पहली चीज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूसरा है, ये इसका पहला लक्षण हो गया। पहला लक्षण कौन सा है? पहला लक्षण है इसका मात्रक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा लक्षण। दूसरा लक्षण देखिए यहां पर, दूसरा लक्षण क्या होगा? x समानुपाती t। हमने लास्ट में ये भी देखा, अगर इसी समीकरण को हम देखें, इसी समीकरण को देखें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? x बराबर समीकरण क्या थी? x बराबर K नॉट T। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x ये हटा दो, समानुपाती क्या हो गया? t। तो इसका मतलब क्या है? तो x यहां पर क्या है? x यहां पर है उत्पाद की सांद्रता। x यहां पर क्या है? उत्पाद की सांद्रता। x यहां पर क्या है? उत्पाद की सांद्रता। और t यहां पर क्या है? समय। तो इसका मतलब समय के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता में भी वृद्धि होती है। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ किस प्रकार से आएगा? देखिए यहां पर x, यहां पर t, समय के साथ साथ इसके बीच में वृद्धि होगी इस तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके तीसरे लक्षण के बारे में, और इसका जो तीसरा लक्षण होता है उसे हम कहते हैं अर्ध आयु, टी हाफ। तीसरा लक्षण कौन सा होगा? तीसरा लक्षण होगा अर्ध आयु, टी हाफ, जिसको क्या कहा जाता है? अर्ध आयु। अब अर्ध आयु होता क्या है? अर्ध आयु का मतलब है किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारकों की, मतलब रिएक्टेंट की क्रिया कारकों की सांद्रता आधी होने में, हाफ होने में, आधी होने में लगा समय क्या होता है? टी हाफ या अर्धायु कहलाता है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अर्धायु क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन की अर्धायु क्या है? किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता जब आधी रह जाएगी तो उसमें होने वाला, उसमें जो लगने वाला समय है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टी हाफ कहते हैं। देखिए शून्य कोटि अभिक्रियाओं का एक सबसे महत्वपूर्ण, शून्य कोटि जो अभिक्रियाएं हैं सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इनकी अर्धायु, और अर्धायु को टी हाफ से लिखते हैं। क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता ए पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना है। शून्य कोटि अभिक्रियाओं में अर्धायु जो होती है, अर्धायु किस पर निर्भर करती है? ए पर निर्भर करती है, ए पर निर्भर करती है, ए पर निर्भर करती है। और ए यहां पर क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। तो अब हमारे पास एक समीकरण है, जो समीकरण हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, उसी समीकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये समीकरण है, जिस समीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे, देखो x इजकल टू के नॉट टी, ये हमारे पास समीकरण, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि जो अर्धायु के संबंध में
अर्धायु के संबंध में हम देख रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा a/2। प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी a, तो t समय पर क्या हो जाएगी, t समय पर x a/2 हो जाएगा, और t का मान यहां पर क्या हो जाएगा, t हाफ। t किसके बराबर हो जाएगा, t हाफ के, क्योंकि हम किसकी गणना कर रहे हैं, हम अर्धायु की गणना कर रहे हैं। तो यहां पर इनकी वैल्यू रखो, x बराबर क्या है a/2 बराबर क्या है k0, और t की वैल्यू क्या है t हाफ। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब मैं यहां से अगर k0 को हटा दूं तो क्या आएगा, तो ये आगे समीकरण ये किसके अंदर बदल जाएगी, t हाफ, किसके अंदर बदल जाएगी, t हाफ समानुपाती किसके हो जाएगा, a के, क्योंकि दो भी यहाँ पर क्या है, स्थिरांक है, k0 भी यहाँ पर स्थिरांक है, तो t हाफ किसके समानुपाती हो जाएगा, a के। अर्थात एक शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु उसके क्रियाकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ये ध्यान रखना है, उसके क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो अभी हमने किसके बारे में बात की, अभी हमने बात की किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग प्रकार की कोटियां होती हैं, तो अभी हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में बात की। शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले उसकी अवकलित वेग समीकरण। अब शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं किसको है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उस अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता की शून्य घातांक के समानुपाती हो, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसकी सबसे पहले अवकलित वेग समीकरण, जो अवकलित वेग समीकरण हमने देखी वो थी dx/dt = k0। मतलब अवकलित वेग समीकरण में ये बताया गया है कि जो शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग है वो उसके क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं। उसके बाद हमने इसकी समाकलित वेग समीकरण देखी। समाकलित वेग समीकरण जो थी वो थी x = k0t + c, x = k0t + c, और c को अगर हम प्रारंभिक रूप में लेकर जाएं तो c को 0 कर दें तो क्या आएगा, x = k0t। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, x = k0t, जैसे हमने यहां पर इसी समीकरण को किया, x = k0t, तो इसका मतलब x समानुपाती t, अर्थात समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता लगातार बढ़ती जाएगी। उसके बाद हमने जो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं इसके 3 लक्षण देखे। सबसे पहले मात्रक में k0 को इधर लेके आएंगे, x/t आ जाएगा, k0 = x/t है, तो x/t में जो x होता है वो किसका पद है, सांद्रता का, और जो t होता है ये किसका पद है, समय का। सांद्रता को हमेशा मोल प्रति लीटर से लिखा जाता है, तो मोल प्रति लीटर सेकंड, तो इससे क्या आ जाएगा, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। उसके बाद में दूसरा जो इसका गुण है, दूसरा गुण होता है x = k0t, x समानुपाती t के, अर्थात उत्पाद की सांद्रता किस पर निर्भर कर रही है, उत्पाद की सांद्रता समय पर निर्भर कर रही है। ठीक है, और उत्पाद के साथ साथ इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद में थर्ड हम बात कर रहे हैं अर्धायु के बारे में। अर्धायु को किसी भी अभिक्रिया के लिए t हाफ लिखा जाता है। अर्धायु होती क्या है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में जब वो आधी हो जाएगी, अभिकारकों की सांद्रता आधी होने में लगा समय t हाफ कहलाता है। और जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसकी एक विशेषता होती है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए t हाफ उसके अभिकारकों के, जो किसी भी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया उसके जो t हाफ है उसके अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। किस तरीके से, उसको हमने यहाँ पर किया है, इस तरीके से इसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो अभी हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। शून्य कोटि अभिक्रिया के कुछ उदाहरण कौन कौन से उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया थी। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया में शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। देखिए, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स। सबसे पहला है ये 2N2O हॉट प्लेटिनम वायर और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को जब हम गर्म प्लेटिनम की तार के ऊपर प्रवाहित करेंगे तो वो किसके अंदर बदल जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर बदल जाएगा। उसी प्रकार से अमोनिया को जब टंगस्टन के ऊपर प्रवाहित किया जाएगा तो वो किसके अंदर बदल जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। और उसी प्रकार से HI को जब आरएम के ऊपर प्रवाहित किया जाएगा तो वो किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो 3 इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ये तो इसके 3 मुख्य एग्जांपल हैं, ठीक है। सबसे पहला N2O का, N2O किसके अंदर बदल गया, N2 + O2 में, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, मतलब इसके ऊपर निर्भर ही नहीं कर रही है। दूसरा NH3N2 + 3H2 है, तो यहाँ पर भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, निर्भर नहीं कर रही। तीसरा है 2HI और हम पर H2 + I2 है, यहाँ पर भी निर्भर नहीं कर रही। उसके बाद में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यदि 2 अथवा अधिक क्रिया कारकों की, 2 या हमारे पास ज्यादा क्रिया कारक हों और उनकी परस्पर क्रिया हो रही हो, तो किसी एक क्रिया कारक के प्रति अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, मतलब पूरी अभिक्रिया ना हो जाए, किसी एक क्रिया कारक के प्रति हो। जैसे उपयुक्त अभिक्रिया के लिए CH3COO वेग किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, केवल इसी पर। तो एसीटोन के लिए कौन सी है, एसीटोन के लिए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन इसका जो वेग है वो आयोडीन पर निर्भर ही नहीं कर रहा। तो आयोडीन के संदर्भ में ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, आयोडीन के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, जबकि इसके लिए कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमने इसके 3-4 एग्जांपल देखे कि इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसके लिए है और शून्य कोटि की अभिक्रिया किसके लिए है। एक अभिक्रिया में 2 कोटियां भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा एक में CH3C एसीटेट के लिए, तो ये किसके लिए है, सॉरी एसीटोन के लिए, तो ये किसके, कौन सी है, एसीटोन के लिए तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आयोडीन के लिए कौन सी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, अब हम करते हैं एक इसका क्वेश्चन, उसको देखिए ध्यान से। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब कुछ चाहिए होगा आपको समझ में आ गया होगा। हम इसका क्वेश्चन करेंगे, कई बार इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कोई ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल इसमें रिपीट होते हैं, तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो बड़े ध्यान से आने चाहिए और किस प्रकार से उसको याद करते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले उदाहरण नंबर 7.6 द्विभाजक बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। एक अभिक्रिया 100 मिनट में 50% पूर्ण होती है। कोई अभिक्रिया है जो 100 मिनट में कितनी कंप्लीट हो जाएगी, आधी कंप्लीट हो जाएगी, 50% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यदि अभिक्रिया शून्य कोटि का पालन करती हो, मतलब आपको दे रखा है कि अभिक्रिया शून्य कोटि का पालन कर रही है, तो 200 मिनट बाद क्रिया कारक की कितनी मात्रा बची रहेगी, ठीक है। इसका सबसे पहले तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर एक चीज होता है कि T½ किसके समानुपाती होता है, इसका T½ समानुपाती होता है 1, ठीक है। T½ किसके समानुपाती होता है, 1। अगर T½ 1 के समानुपाती है और 100 मिनट बाद आधा ए रह जाता है, 100 मिनट बाद क्या हो जाता है, A/2 हो जाता है, तो अगले 200 मिनट बाद क्या हो जाएगा, A बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसी पर निर्भर करती है। तो देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होती है, K0 = x/T। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण होती है K0 = x/T। हमें दे रखा है क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता, यहां पर दी नहीं, लेकिन हमने मान लिया क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, 100 मोल प्रति लीटर, 100 मोल प्रति लीटर। 100 मिनट बाद अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, तो इसका मतलब A - x क्या है, बने हुए उत्पाद की संख्या, तो A - x कितना हो जाएगा, 50 मोल प्रति लीटर, ठीक है। मतलब पहले 100 मोल प्रति लीटर था और 50% पूर्ण होगी तो कितना बच गया, 50 मोल प्रति लीटर। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 50 मोल प्रति लीटर। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में A कितना था, A था 100 मोल, और उसके बाद में x कितना था, 0। तो 100 मिनट बाद ये क्या है, प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ में 100 मिनट बाद क्या हुआ, आधा रह जाएगा, 100 मिनट बाद क्या हो जाएगा, आधा। तो इसका मतलब A कितना हो जाएगा, A तो रह जाएगा 50 मोल प्रति लीटर, और जो x है ये कितना हो जाएगा, 50 मोल प्रति लीटर, क्योंकि जितना अभिकारक टूटता है उतना उत्पाद बढ़ जाता है। तो K0 किसके बराबर आ जाएगा, K0 बराबर आ जाएगा x/T, वैल्यू 50 मोल लीटर इनवर्स अपॉन 100 दे रखा है। x की वैल्यू हमने यहां से ज्ञात कर ली, और t का मान हमें 100 मिनट्स के अंदर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, 0.5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, 200 मिनट बाद जब t बराबर 200 हो जाएगा, तो
अब 100 मिनट में कितना है, अब इसका सीधा सा आंसर होता है कि x बराबर, तब इसने किसकी मान पूछी है, क्रिया कारक के। x की वैल्यू हमको यहां से ज्ञात करनी है पहले, उसके बाद हम क्रिया कारक को देख लेंगे। तो 200 मिनट बाद कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर किसके होता है, x बराबर होता है k नॉट t के। x बराबर किसके होता है, k नॉट t के, और k नॉट t की वहां से वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, t की वैल्यू हमको दे रखी है, k नॉट की वैल्यू वहां से आ गई, क्या आ गई 0.5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, इनटू किसके कर देंगे 200, तो क्या आ जाएगा 100 मोल लीटर इनवर्स, 100 मोल प्रति लीटर, यहाँ 100 मोल लीटर इनवर्स, क्या आ जाएगा 100 मोल प्रति लीटर। ठीक है, यह। अब देखिए क्रियाकारक की बची हुई सांद्रता, अब x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 100, क्रियाकारक की वैल्यू हमने क्या रखी थी, क्या ले रखी थी 100, तो 100 माइनस 100 बराबर 0, तो इसका मतलब 200 मिनट बाद अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। 200 मिनट बाद क्या हो जाएगा, अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो इसका मतलब सीधा सा किस पर निर्भर कर रही है, उसके प्रारंभिक सांद्रता पर। तो टी हाफ किस पर निर्भर कर रही है, टी हाफ निर्भर कर रही है ए पर। जैसे जैसे ए बढ़ेगा या ए घटेगा वैसे वैसे टी हाफ की वैल्यू कम। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने बात की थी शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। टोटल 3 या 4 प्रकार की जो अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में दे रखी हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया और सूडो। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। शून्य कोटि अभिक्रिया को बड़े ध्यान से आप इसको नोट्स बनाइए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको कहीं भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह में, या इसके एग्जांपल्स आपको जरूर देखने हैं। एग्जांपल्स बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि निम्न में से ये जो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के ऊपर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं। इस अभिक्रिया में पूछा जाता है कि आयोडीन जो है, आयोडीन के संदर्भ में अभिक्रिया किस कोटि की है, तो आयोडीन के संदर्भ में कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। डायरेक्ट ऐसे एग्जांपल इसके अंदर आ जाते हैं। और एक पूछा जाता है एसीटोन के संदर्भ में, क्योंकि इसमें एक वेरियस चीज है, एक मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक अलग चीज है इसके अंदर। वो कैसे है, यहाँ पर ये प्रथम कोटि की और यहाँ पर ये शून्य कोटि। तो इस प्रकार से इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी अवकलित वेग समीकरण, उसकी समाकलित वेग समीकरण, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके अलावा उसके ग्राफ का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के नॉट की इकाई किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको बड़े ध्यान से यहाँ से समझ लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक इन वीडियो को देखते रहिए। अगली वीडियो में हम प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं की वेग स्थिरांक के बारे में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।